इंसान का गॉड ग्रेस, ठीक है, गॉड की गिवन होती है कि हाँ टैलेंट है, लेकिन टैलेंट से बड़ी भी कोई चीज़ होती है, वो है कि कोशिश करते रहना। हाँ, लंबा क्वेश्चन होगा उतना ही क्वेश्चन सिंपल होता है, क्योंकि वो लंबा क्वेश्चन भी होने का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं, ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हैं जो हर साल। हाय, हेलो हेलो एवरीवन। तो जैसे आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं गेट एग्जामिनेशंस के बारे में। आईआईसी बैंगलोर वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है। तो जैसे कि हम लोग का जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वालों का गेट एग्जामिनेशन 10 फरवरी को होने वाला है। और 10 फरवरी के लिए अभी जस्ट लाइक आज 4 फैब है, तो इस तरीके से डेट जो 5-6 दिन ही हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि मैं यहाँ पे क्यों इस तरीके से आपको याद दिला रही होगी, आपको ऑब्वियसली पता हुआ है कि 10 फरवरी को एग्जाम है। क्या करना चाहिए ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए इस चीज़ को बताने, इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। 7 इयर्स का मेरा गेट एग्जाम से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि कौन सी मैंने ऐसी मिस्टेक्स की थी और क्या ऐसा प्रॉब्लम था, क्या हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या ऐसा दिक्कत करते हैं, और क्या हमें सोचने की ज़रूरत होती है उस टाइम पे, हमें इतना टेंशन लेने की, इतना, क्योंकि आप, मुझे पता है आप बहुत टेंशन में होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, टॉपर्स जो हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही, क्योंकि वो टॉपर्स हैं तो वो अपना आराम से पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको मेरी कुछ एडवाइस की ज़रूरत है। लेकिन जो स्टूडेंट बिलो एवरेज हैं और जिनको लगता है कि अगर उनके 40 या 45 या 50 या 55 मार्क्स आ जाए और वो कहीं अच्छी जगह एनआईटी में जाके प्लेसमेंट ले लें, सिर्फ उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं बता रही हूँ कि आपको ये करना है, ये करना, ऐसा नहीं है। आपको क्या नहीं करना है मैं ये चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि पास्ट 7 ईयर्स से मैंने ये चीज़ देखी है, एक्सपीरियंस की है, और पास्ट 7 ईयर्स से मैं गेट एग्जामिनेशन में रेगुलरली एग्जाम दे रही हूँ। तो मुझे चीज़ें ज़्यादा क्योंकि मुझे ये एनालिसिस करना था, पैटर्न एक बनाना था कि ऐसा क्या होता है गेट एग्ज़ाम में, ऐसे क्या मिस्टेक्स होते हैं जिसको हम लोग बहुत करते हैं, और ऐसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक्स होता है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और कुछ होता है ना कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो कभी आए ही नहीं, वो हमेशा रेगुलर बेसिस पे आते हैं, हर ईयर आते हैं। तो हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं कलेक्ट करके, ताकि मैं आपको अच्छे से फ्लो में बताती जाऊँ, कुछ भी टाइम ना लूँ आपका, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। उस लिस्ट में पहला जो पॉइंट है वो ये बताना चाहूँगी कि आपको कोई भी नई चीज़ नहीं करनी है, आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। ना कोई नया सब्जेक्ट, ना ही कोई नया टॉपिक, कुछ भी नया नहीं करना है। जो आपने पढ़ा है अभी तक उसको आपको रिवाइज करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ भी नया नहीं, जो भी आपने पढ़ा है वो रिवाइज करना है। और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स वाइज बताऊंगी कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल वो आते ही आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हमें ये जानने का कोशिश करना है कि रिवीजन करें तो कैसे करें, मतलब जो आपने नोट्स बनाया है उसको ही पेज पलट के रिवाइज करें, या फिर कैसे रिवाइज करें। रिवीजन का मतलब मेन जो पॉइंट है यहाँ पे ये है कि रिवीजन आपको प्रैक्टिस के फॉर्म में करना है। कैसे करना है? प्रैक्टिस के फॉर्म में, मतलब कि ये सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखने हैं, किस सब्जेक्ट्स का सबसे हाईएस्ट स्कोर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड आप टॉपिक देखिए कि उस सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक आते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, पर्टिकुलर टॉपिक है जिससे रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो बहुत ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे कौन सा सब्जेक्ट है, ऐसे कौन, आपको ऑलरेडी पता है, आपको ऑलरेडी आता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जैसे कि एग्ज़ाम में, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ कि मैं एग्ज़ाम देने जब गई अपने टाइम पे जाती थी, तो जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होता था, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के तो सीधे मेरा क्वेश्चन पेपर को देखते ही मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है, एकदम। मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि भले ही आपको सारा कुछ आता हो, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में गए और आपने वहाँ पे टेंशन ली, एंजाइटी ली कि कोई बैकअप प्लान नहीं है, सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट हूँ, साल भर में एक बार एग्ज़ाम होता है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये वो, तो आप वहीं पे सारा कुछ
खेल हार जाएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं सोचनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इन टाइम में जो भी पास देना है उसमें आपको फुल नींद लेना है, टोटल 8 घंटे की, ठीक है। टोटल 8 आवर्स का आपको नींद लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगला साल है, ठीक है। और भी वेज हैं जाने के, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक रास्ता यही है, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपका जो जिम्मेदारी बनता है वो ये कि मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको मैं रिवाइज़ करूँ, उसमें से ज़्यादा उतने ही पार्ट में जितना मैंने पढ़ा है उसमें से ज़्यादा मैं मार्क्स गेन कर पाऊँ अपनी मेंटल एबिलिटी और जो एक कॉमन सेंस होता है उससे, ठीक है। CS एक तरीके से कॉमन सेंस ही है, तो हम ये बोल सकते हैं कॉमन सेंस आपको लगा के उसका आंसर लाना है। बिल्कुल भी आपको किसी मेथड में इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसका आपको रिवीजन प्रैक्टिस के फॉर्म में करना है, पढ़ना नहीं है थ्योरी, प्रैक्टिस। क्योंकि गेट एग्जामिनेशन थ्योरी वाला एग्जाम नहीं है, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना, लॉजिक देखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे लॉजिक कॉमन सेंस से ही आएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी, यहाँ पे बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं। वैसे टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं गेट में, तो 10 के 10 आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन 10 सब्जेक्ट में से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, इंपॉर्टेंट एरिया देखिए जहाँ से क्वेश्चंस हर साल रेगुलरली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है। तो मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट करके लिख के रख ली हैं ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस में था कि इस टाइम पे मुझे अगर मैं ये टॉपिक, क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, ठीक है, तो हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं अगर हमने रिवाइज़ नहीं किया होता है तो, ठीक है। रिवाइज़ करना मतलब प्रैक्टिस करके रिवाइज़ नहीं किया होता है तो भूल जाते हैं सारी चीज़ें। वैसे ही टेंशन है, इतना सारा दिमाग में टेंशन है और तो रिवीजन नहीं किया तो जो भी था वो पहले से ही गया, भूल गए उसको। तो इस तरीके से क्या होगा कि बहुत आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स इस तरीके से चले जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे, होता नहीं है कि हम लोग को क्वेश्चन बहुत जल्दी आता है तो हम लोग थोड़ा सा जाना पहचाना लगता है तो हम उसको एकदम फटाफट सॉल्व करने के चक्कर में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और जिस वजह से हमें नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। कोशिश करना है कि आपका पॉजिटिव मार्क्स हो या फिर एटलीस्ट 0 मार्क्स हो, लेकिन नेगेटिव ना हो। बहुत ही कम से कम आपको नेगेटिव मार्क्स करने हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक क्वेश्चन में 2-3 चॉइसेस को सिलेक्ट करना होता है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को आप हमेशा अटेम्प्ट करें क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो एक चॉइस जिसमें हम सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं उस क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और आपको हेडिंग पूरा पढ़ना है कि कौन सी तरीके वाला क्वेश्चन है। ये नहीं कि मल्टीपल जो ऑप्शन चूज़ करने वाले क्वेश्चन में आप सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, तो उसको पूरा पढ़ लेना है कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मैं स्टार्ट करती हूँ किससे, एल्गोरिदम से। पहला जो टॉपिक है एल्गोरिदम का वो है एल्गोरिदम एनालिसिस, मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड। जैसे कि जितने भी क्वेश्चन आपको गेट में दिख जाए, जितने भी क्वेश्चन दिख जाए आप उसको लगा लो। तो ये है। दूसरा जो टॉपिक है वो है शॉर्टिंग का। शॉर्टिंग में जैसे कि क्विक शॉट हो गया, बबल शॉट हो गया, हिप शॉट हो गया, इंसर्शन। तो ये जो शॉर्टिंग है इतना आपको मेथड मतलब इतना आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। आपको क्या करना है कि इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है कितनी होती है वो आपको याद करनी है, ठीक है। एक तरीके से लर्न करना है कि हाँ ये हिप शॉट है, इसकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अगर बाई चांस आप कभी भूल भी जाओ तो आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए कि इस तरीके से वर्क करता है, तो इस तरीके से इस वर्क की वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आ सकती है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो प्लीज़ आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक जगह लिख के रख लो, उसको डेली आप विजिट करो, डेली आप देखो कि हाँ ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है, क्योंकि वो क्वेश्चन गेट में आएगा और आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। 2016 जो था वो IISc बैंगलोर ने ही कंडक्ट कराया था और उस केस में भी 2016 में क्वेश्चन आपसे शॉर्टिंग का पूछा गया था और 2016 सेट 1 का पूछा गया था, 2015 ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शॉर्टिंग से रिलेटेड, ठीक है। इस तरीके से थर्ड वाला जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, थर्ड वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम में जो एरिया है जहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हो वो है डिवाइड एंड कॉन्कर वाला पोर्शन। जैसे कि डिवाइड एंड, जैसे कि उसमें क्या होता है रिकरेंस इक्वेशंस होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकरेंस इक्वेशन आपको एग्जाम के पेपर में दिख ही जाएगा, रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो उस रिकरेंस रिलेशन को कैसा, उससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन दिखे आपको सब लगा लेने हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 1995 में आया था रिकरेंस इक्वेशन पूछी थी, 2002 में भी रिकरेंस इक्वेशन पूछा था। अब यहाँ पे हम करते हैं 4th नंबर के टॉपिक्स की, ठीक है।
तो 4th नंबर और टॉपिक जो है जो इसमें से आता है वो है ग्राफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में डिजक्स्ट्रा जो है और शॉर्टेस्ट पाथ जो हो गया उसका, जैसे कि यहाँ पे फॉर मिनिमल स्पैनिंग ट्री जैसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और ये IISc बेंगलोर का फेवरेट वन टॉपिक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि 2016 सेट में मिनिमम स्पैनिंग ट्री पूछा गया था और जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम होती है वो पूछी गई थी। 2014 में सेट 2 में पूछा गया था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री कितनी होगी अगर कोई वेटेड ग्राफ है तो। और ये हो गया। और ग्राफ से रिलेटेड एक कलरिंग का बहुत फेवरेट को उसको बोलते हैं क्रोमैटिक नंबर, ठीक है। क्रोमैटिक नंबर पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर में भरा पड़ा हुआ है क्रोमैटिक नंबर वाले क्वेश्चंस। जैसे कि किसी ग्राफ को कलर करने के लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ कलर की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उस तरीके से हमें क्वेश्चंस को ध्यान रखना है और चीज़ों को देखना है कि अरे इस टॉपिक से भी। तो ये हो गया। आप यहाँ पे हम बात करते हैं एल्गोरिथम का। हो गया ये जो चार एरियाज है इससे आपको क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं, बिल्कुल रिपीट कर करके लगाने हैं, बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके 9 से 10 नंबर के बीच में वेरी कर सकता है। ये 8 से 9 के बीच में पक्का है कि आएगा। दो नंबर का रिकरेंस इक्वेशन आ जाएगी, 1 नंबर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला क्वेश्चन आ जाएगा और फिर इन द ब्लैंक्स का मैचिंग में भी कुछ भी आ सकता है। और हीप शॉर्ट और ये शॉर्टिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 6 नंबर से लेके 9 नंबर तक का हमारे यहाँ पे वेरी करेगा। तो अगर आपने ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया एल्गोरिथम में तो आपके समझ लीजिए 6 से 9 नंबर मार्क्स पक्के, ठीक है। अब दूसरा हम चलते हैं प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में। तो प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर में मैं आपको ये बताना चाहिए, क्वेश्चन लगा लेंगे। रिकर्सिव प्रोग्राम इन द सेंस जैसे कि रिकर्सिव प्रोग्राम हो गया, उसमें पॉइंटर्स के फॉर्म में, एरे के फॉर्म में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि गेट 2020 में पूछा गया है, प्रोग्राम दिया हुआ है, और 2004 में गेट में पूछा गया, 2014 में पूछा गया। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ रिटर्न फंक्शन मैक्स माई एक्स इज दी, व्हाट इज द रिटर्न फंक्शन, जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, सारी चीज़ें इस तरीके के क्वेश्चन पैटर्न बने हुए हैं, बहुत पूछे जाते हैं। दूसरा नंबर पे जो है वो है स्टैक एंड क्यूज। तो स्टैक एंड क्यूज जैसे कि आपको पता होना चाहिए एनक्यू क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता ही होगा ये चीज़, एनक्यू क्या है, डीक्यू क्या है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करके रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, ये चीज़ें आपको करनी है। ये 2022 और 2016 में IISc का फेवरेट IISc मतलब 2016 में कंडक्ट कराया था, उसने भी ये स्टैक और क्यू के बारे में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ऐसा भी टाइम इस एरे और क्यूब में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला क्वेश्चन हमेशा जोड़ दिया जाता है और पूछा जाता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। कुछ भी बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाता है और देन आपसे पूछते हैं कि कितना पुश होगा, कितना नंबर ऑफ पॉप होगा, या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर इस पॉप को परफॉर्म होने में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही, कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी इससे रिलेटेड है, ठीक है, आप प्लीज़ उसको लगा लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हाँ, इस स्टैक वाले क्वेश्चन में पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स एक्सप्रेशन ये सब भी आते हैं। फॉर एग्जांपल पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स, ये तो फेवरेट है। पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स तो आप छोड़ ही नहीं सकते, इसको तो आपको लगाना ही लगाना है, प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और ऐसा भी होता है कि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी हो लेकिन आप एग्जाम में जाओ वहाँ पे गलती कर दो, क्योंकि आती हुई चीज़ों में प्रेशर की वजह से गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, जो चीज़ें आपको आती हैं उसको रिवाइज करना है, नया चीज़ कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करनी है, नई चीज़ कुछ भी नहीं पढ़नी है, सिर्फ जो आपको आता है उसमें ही प्रैक्टिस करना है। जो आपको आता है उसमें देखना है कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर उसमें प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ आपको इतना करना है। अब इसके बाद आप यहाँ पे पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स एक्सप्रेशन वाले देखिए कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए। गेट 2015 में पूछा गया है, गेट 2021 में, गेट 2012 में पुश एंड पॉप, फ्रंट एंड रियर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब थर्ड नंबर पे हम आते हैं। क्या थर्ड नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो भी मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ ना, प्लीज़ उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ 10 से 15 क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड लगा लीजिए, एटलीस्ट 10 तो लगा ही लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिंक लिस्ट पे चलते हैं। लिंक लिस्ट में आप देखिए 2022 में, 2020 में, 2016 में IISc बेंगलोर का फेवरेट लिंक लिस्ट, और 2010 में पूछा गया, 2008 में भी पूछा गया, ठीक है। और 2008 में देख ही रहे होंगे आप कि 2008 में किस तरीके क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ द लिस्ट आफ्टर द फंक्शन कंप्लीट्स एग्जीक्यूशन। तो जितना भी कोड वोड जो भी आपका फंक्शन है वो गिवन है उस तरीके से पूछ सकते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है। और लिंक लिस्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला क्वेश्चंस रिलेट करके बहुत पूछा जाता है, बहुत, कि मतलब कि एक नोड है हमने ऐड कर दिया तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, अगर हमने एक डिलीट कर दिया तो कितनी, मिड ऑफ जो हम वहाँ से एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे हैं तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो क्यू और लिंक लिस्ट जो है ये ऐसे दो टॉपिक्स हैं जिनसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है प्रैक्टिस के फॉर्म में कि कौन कौन से ऐसे बेसिक ऑपरेशंस हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आप अच्छे से अपने कोई नया क्वेश्चन भी बनेगा ना इससे रिलेट, तो भी आप उससे रिलेट करके अच्छा और सही सटीक आंसर दे पाएंगे उस टाइम पे।
अब इसके बाद क्या है कि हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे जो होगा वो होगा ट्री। ट्री जो है वो फेवरेट टॉपिक है गेट का। और ट्री ऐसा तो कोई ऐसा ईयर नहीं गया होगा जहाँ पे ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछे। प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, तो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, और हाइट ऑफ द ट्री, और फिर कितने नंबर ऑफ लीव्स नोड होंगे, इंटरनल नोड कितने होंगे, कितना सारा कुछ पूछा जाता है। एक कोड दे दिया जाता है फंक्शन का, बोलते हैं कि किसी नोड में ही मैथमेटिक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन दे दिया ट्री में और बोल दिया कि इसको रन कराओ। रिकर्सिव वाला जो फंक्शन है वो ट्री में बहुत लगता है, बहुत ही, ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट में इतना इंसर्ट करा रहे हैं, राइट में। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है ट्री के। ट्री का क्वेश्चन तो आप कभी छोड़ ही नहीं सकते। हमेशा कोई भी प्रीवियस ईयर गेट पेपर आप प्रीवियस पेपर ईयर आप उठा के देखो, आपको ट्री के क्वेश्चन भर भर के मिल जाएंगे। और इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो स्टैक के क्वेश्चन हो, क्यू के क्वेश्चन हो, लिंक्ड लिस्ट के क्वेश्चन हो, रिकर्सिव क्वेश्चन हो, फंक्शन क्वेश्चन हो, कोई भी इसी तरीके का फील्ड हो, टॉपिक हो, सब में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घुसा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको पूरा डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि बिग ओ क्या है, ओमेगा क्या है, थीटा क्या है। तो बहुत सारे एक डिफरेंस बना के आप इसको समझिए और बिल्कुल भी गलती करने का चांस मत रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ट्री के बाद यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे मैं टॉपिक रखना चाहूँगी वो है हैशिंग। हैशिंग में देखिए, हैशिंग में आपको इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत डीप में मत जाना, क्योंकि हैशिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इतना हार्ड लेवल आपको नया चीज़ कुछ भी अगर नया है ना हैशिंग में, तो आप उसको मत पढ़ो। जितना आपको हैशिंग में बेसिक आता है वो आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो हैशिंग में जैसे कि यहाँ पे हैश टेबल हो गया, डबल हैशिंग स्कीम हो गई, चेन हैश टेबल फेवरेट वन फॉर द गेट एग्जामिनेशन। तो ये चेन हैश टेबल उसको आप पढ़ लो। यूनिफॉर्म हैश फंक्शन क्या होते हैं, बहुत सिंपल होता है ये। और इसके बाद आप देख सकते हो कि गेट 2023 पिछले साल भी पूछा गया था, और 2022 में जो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ कीज इन स्लॉट, नंबर ऑफ स्लॉट, कुछ भी पूछ सकते हैं, कितने हो सकते हैं। ठीक है, 2015 में देखो आप देख सकते हो कि हैश टेबल टी है विद 25 स्लॉट दैट स्टोर्स 2000 एलिमेंट्स एंड लोड फैक्टर कितना होगा उसका। इस तरीके से मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, जो चेन लेंथ होती है हैश की, जो टेबल होती है हैश टेबल, तो उसकी मतलब कितनी लेंथ एवरेज होगी, वो सारी चीज़ें इस तरीके से आप पढ़ के जा सकते हो, पूछ सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, आप वो अगर मैं बोलूँ प्रैक्टिस करने में, तो आप हर एक टॉपिक पे आराम से 10-10 क्वेश्चन ढूंढ के प्रीवियस ईयर गेट के आप लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं मेरा थर्ड मोस्ट फेवरेट टॉपिक इज थ्योरी ऑफ कंपटीशन। ठीक है, तो TOC जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप ये बोल ही नहीं सकते यहाँ पे ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हर जगह से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने TOC जो क्वेश्चन इसके पेपर एग्जामिनेशन जो प्रीवियस ईयर गेट पेपर लगा लिए, तो आपको कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये हो सकता है कि आपका 8 से लेके 14 नंबर तक फिक्स हो जाए कि मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। मिनिमम 8 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कौन से ऐसे के टॉपिक्स हैं। तो पहला आपको DFA, NFA, रेगुलर एक्सप्रेशंस वाली जो क्वेश्चन है, जहाँ आपको दिख जाए रेगुलर एक्सप्रेशन। और देखिए, मैं बताती हूँ, जहाँ तक मेरे टाइम पे मैंने जो प्रैक्टिस की थी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में, जो DFA रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसके क्वेश्चन मैंने शायद देखा है कि 85-80 क्वेश्चंस हैं, 85-80। तो आप पूरा लगा लीजिए, प्लीज़ आप पूरा लगा लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर गेट आप जाइए, क्वेश्चन पेपर देखिए और लगाइए। ठीक है, तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, वैराइटीज़ के आते हैं। आपको ग्रामर दे दी जाएगी, उससे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो। आपको वो मशीन DFA दे दिया जाएगा, उससे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो। तो इस तरीके से आपको डायग्राम और ग्रामर के हिसाब से रेगुलर एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत वेरिएबल में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको प्रैक्टिस करके जाना है, किसी भी तरीके से इसको मिस नहीं करना। मुझे पता है आपको आता है, लेकिन आपको रिवाइज करके जाना है। ठीक है, आपको यही चीज़ें रिवाइज करनी है, नॉट इन केस ऑफ थ्योरी प्रैक्टिकल, मतलब कि प्रैक्टिस करते हुए रिवाइज करना है। तो ये हो गया। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, गेट 2022 में ये क्वेश्चन आया था रेगुलर एक्सप्रेशन से। गेट 2020 में आया था रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ वंस। ठीक है, तो इस तरीके की जो पैटर्न है, ये 0-1 वाले बहुत सारे ऐसे डायग्राम है, बहुत सारे ऐसे DFA हैं जिसमें पैटर्न है, उसको प्लीज़ आप कहीं कोने में लिख के लर्न कर लो कि ये होगा। तो ऐसे चीज़ें हम करेंगे, प्रैक्टिस कर लो। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए बस, और कुछ भी इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, गेट 2020 में भी पूछा गया था कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे इन DFA। अगर कोई DFA डायग्राम बना हो, उसके नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। मतलब मैं बोल रही हूँ ना, 80 से 90 ऐसे क्वेश्चन होंगे, आपको पूरे के पूरे लगाने, एक भी नहीं छोड़ना है, सारा प्रैक्टिस कर लेना है।
तो बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज होती है, उसका यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, CFL का इंटरसेक्शन, यूनियन, सारे का मतलब एकदम कंबाइंड फॉर्म में इस तरीके के ऑपरेशंस होंगे जो आपको बोलेंगे कि अगर रेगुलर यूनियन CFL है तो CFL होगा कि रेगुलर होगा, क्या होगा, ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आपको प्रैक्टिस करके जानना है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, हाँ, फॉर एग्जाम्पल गेट 2015 में भी क्वेश्चन आया था कि विच लैंग्वेज इज रेगुलर, L1 L2 L3 ऐसे दे दिया जाएगा। गेट 2015 में देखिए एक ग्रामर गिवन है और उस पर रेगुलर एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पे मैं TOC में रखना चाहूँगी, वो कौन है, वो है पुश डाउन ऑटोमोटा, PDA। तो उसमें क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, जैसे पुश डाउन ऑटोमोटा उसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आती है, और उसमें जैसे कि DCFL डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और वो CFL DCFL ये सारे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2021 में गेट 2021 में पूछे गए थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे मैं आऊँगी, वो कौन है, वो है रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज। तो रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज, रिकर्सिव लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आपको डीप में नहीं जाना है, सिर्फ आपको रिकर्सिव लैंग्वेज, CFL, रेगुलर लैंग्वेज, इसका यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारा जितना क्लोजर प्रॉपर्टीज है सब कुछ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इससे रिलेटेड। जो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि हम रिकर्सिव एनुमरेबल क्वेश्चन, देखो रिकर्सिव एनुमरेबल जो क्वेश्चन है 2016 में IISc बेंगलोर ने ही क्वेश्चन पूछा था, और वो पूछा था क्या, रिलेशन बिटवीन दीज लैंग्वेज, जैसे कि रेगुलर हो गया, CFL, रिकर्सिव एनुमरेबल, इन सब के बारे में पूछा था। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे मैं रखना चाहूँगी डिसाइडेबिलिटी इन TOC में, ठीक है। तो डिसाइडेबिलिटी का भी आपको बेसिक चीज़ें ध्यान के याद करके जानना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया विच प्रॉब्लम आर डिसाइडेबल, विच इज़ अनडिसाइडेबल, तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप क्वेश्चंस लगा के जानी है। मुझे पता आपको समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके के क्वेश्चंस की बात यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। अब चलते हैं, मेरा फोर्थ नंबर पर जो टॉपिक है वो है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, ठीक है, DLD। तो ये DLD में मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट जो टॉपिक रहता था हमेशा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में आपको पूरा आना चाहिए, जैसे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, आप एक बार, मुझे पता है आपको आता है, लेकिन आप फिर से एक बार प्रैक्टिस करके देखो, क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों की रेंज क्या होगी, कैसे वंस कॉम्प्लीमेंट की रेंज क्या होती है, और उससे रेंज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उसको आप प्लीज़ लगा लीजिए, क्योंकि रेंज वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो गेट 2019 में -28 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन टूज कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ आप देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, माय गॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरफ्लो वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन करके वो क्वेश्चन हर साल पूछते ही हैं। 2021 में आप देख पा रहे होगे, 2019 का क्वेश्चन है ये, टू अवॉइड ओवरफ्लो व्हाट इज द मिनिमम बिट रिक्वायर्ड, ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम बिट रिक्वायर्ड टू अवॉइड ओवरफ्लो। और गेट 2021 में पूछा गया व्हाट इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि ऑक्टाडेसिमल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाइनरी को, मतलब कि अगर कोई बाइनरी में नंबर गिवन है उसको हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे, बाइनरी में कैसे, एक नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, इसको आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद जो फिक्स और फ्लोटिंग पॉइंट जो IEEE के जो क्वेश्चंस है ये भी आते हैं, एक नंबर का तो आता ही है, काम चांसेस होते हैं लेकिन आते हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं आते हैं, पूछ जाते हैं। तो आप एक बार प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 6.25 है उसको IEEE में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको ये आना चाहिए। -6.25 है उसको IEEE में कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये आपको आना चाहिए, बेसिक चीज़ें, और ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर जो मेरा टॉपिक रहने वाला दूसरे नंबर का वो है के मैप। माय गॉड, के मैप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे मैं हर चीज़ को इंपॉर्टेंट बोली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरियाज ही हैं उस सब्जेक्ट के, इसलिए। तो के मैप से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाएगा, हमेशा, एक भी पेपर ऐसा नहीं जिसमें के मैप का डायग्राम ना बना हो। आप प्रीवियस ईयर गेट पेपर आप उठा के देख लो। तो के मैप में क्या करना है, के मैप में जैसे कि मिनिमल वो SOP, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, इस फॉर्म में जो पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन, बहुत। अगर किसी ने ये चीज़ें क्वेश्चंस लगाए होंगे तो उसको पता होगा कितना सिंपल क्वेश्चन होता है। 2014 में देख सकते हो, 2001 में, इसी तरीके से बहुत सारे ईयर्स में पूछे गए हैं। थर्ड नंबर पे मैं यहाँ पे रखूँगी बुलियन एल्जेब्रा। बुलियन एल्जेब्रा मतलब कि जैसे कि सबसे फेवरेट वन है गेट का एक्स और एक्स नॉर, बहुत, क्योंकि उनको पता है, आपको पता है एक्सॉर, आपको पता है कि और क्या है, एंड क्या है, नॉर क्या है, नॉट क्या है, उनको पता है कि आपको पता है। उनको किस चीज़ में आपको कंफ्यूजन करने में मजा आता है, वो है एक्सॉर और एक्स नॉर। तो वो आप एक्सॉर और एक्स नॉर से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन हो 2021 में, 20 में आए हैं, 2018 में आए, सारे आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है, सारे आपको सॉल्व कर लेने हैं एक्सॉर और एक्स नॉर से रिलेटेड क्वेश्चंस। और बाकी एंड और ही तो सिंपल ऑपरेशन ही तो आपको ऑलरेडी आते हैं, ठीक है। तो इसको आपको जरूर देख के जाना है, बिल्कुल। एक्सॉर का फॉर्मूला मत भूलिएगा, क्या होता है, जैसे कि A B का कॉम्प्लीमेंट प्लस
बी ए का कॉम्प्लीमेंट, और एक्सनॉर क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको पूरे याद होने चाहिए। अब 4th नंबर पे मैं यहाँ पे रखूँगी सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट का मतलब ये नहीं कि आप एकदम बहुत बड़े हैवी क्वेश्चन देखो, नहीं, आपको सिंपल क्वेश्चन, डी फ्लिप फ्लॉप इनपुट में क्या आ रहा है, डी फ्लिप फ्लॉप लगा दिया तो आउटपुट क्या आया, इतना आपको करना है। नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी होगी, स्टेट्स कितने होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें आनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आप प्लीज़ मत भूलिए, लगा लीजिए, यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फ्लिप फ्लॉप के एफ फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, और इसमें एक सबसे मोस्ट फेवरेट जो गेट का जो टॉपिक है वो है जॉनसन काउंटर, ठीक है। तो जॉनसन काउंटर सर्किट आप प्लीज़ देख लो। 4 बिट, अगर वो 4 बिट का है तो जो LSB वाला जो प्लेट होता है वो कॉम्प्लीमेंट में होता है, सब कुछ मुझे याद है, मैं अपने टाइम पे ऐसे पढ़ा करती थी। तो 2015 में आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछा गया था, और ये 2015 के बाद जॉनसन काउंटर का क्वेश्चन पूछा गया था, और इस तरीके से 2014 में भी फॉर्मूला पूछा गया था। 2014 में क्या था कि द स्टेट सीक्वेंस फॉर द सर्किट फॉर नेक्स्ट 3 साइकिल्स, ठीक है, 3 साइकिल के बाद वो जो सर्किट होगा उसका स्टेट क्या होगा। तो इस तरीके से आपको पूछा जाएगा, और ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि अगर आपका 4 बिट है तो अगर आपके 7 स्टेट्स हैं तो उसको प्रेजेंट करने में कितनी बिट की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑब्वियसली 3 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके 4 स्टेट है तो कितनी बिट की रिक्वायरमेंट होगी प्रेजेंट करने में 4 स्टेट को, तो ऑब्वियसली 2 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को आंसर पता होने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कैसे होंगी जब आपने प्रैक्टिस की होंगी तब, ठीक है। अब इसके बाद 5th नंबर पे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आता, तो इसको आप थोड़ा सा कर सकते हो। वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट। जैसे कि हाँ भाई, ये मैं कैसे बोल सकती हूँ, कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो मल्टीप्लेक्सर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। 1 नंबर 2 नंबर का तो पूछा जाता है। तो एक मल्टीप्लेक्सर होगा 8x1, 4x1 इस तरीके का, और उसमें इनपुट्स लाइन होगी और आउटपुट में पूछा जाएगा कि एक्सप्रेशन लिखो फंक्शन के फॉर्म में, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे गेट 2006 का आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, किस तरीके से पूछा गया है। तो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म के फॉर्म में आपको लिखना है, किसमें लिखना है वो बता देंगे, वो आपको करना है, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। DLD में मैं बता रही हूँ एटलीस्ट 4 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ। इस वीक जो आपका एग्जाम होने वाला है इस वीक में, तो आपको 4 मार्क्स तो एटलीस्ट पूछा ही जाएगा। 4 से 6, 4 से 8 भी हो सकता है, ठीक है, उससे कम नहीं होगा, ये तो आएगा ही क्वेश्चन। अब इसके बाद मैं 5th नंबर वाले सब्जेक्ट्स पे जाऊंगी। मेरा फेवरेट वन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, और मैं आपको बता दूं IISc बेंगलोर का जो फेवरेट वन सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। मैं अभी ये नहीं बोल रही हूँ कि फेवरेट वन हमेशा ही रहेगा, लेकिन जहाँ तक इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने एनालाइज करके देखा है तो CO में क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं IISc बेंगलोर की तरफ से, ठीक है। तो पहले तो मैं CO में रखना चाहूँगी पहले नंबर पे जो टॉपिक है, जो बहुत फेमस है, आता ही आता है, वो है पाइपलाइन का। पाइपलाइन जिसमें हम बोलते हैं कि हाँ ये पाइप है, उसमें बफर भी लगा हुआ है, और इसमें कितने जो हमें टाइम एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो कितना होगा, TP वो प्रोसेसिंग टाइम, ये सब चीज़ें। तो इसमें और पाइपलाइन में भी क्या होगा कि वही बफरिंग लगा लिया, और इंस्टॉल है, विदाउट इंस्टॉल है, क्या है, सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप प्लीज़ सॉल्व कर लीजिए। गेट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल टाइम टू एग्जीक्यूट 100 इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और गेट 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन स्पीड अप अचीव बाय पाइपलाइन प्रोसेसर ओवर नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर। और ये जरूर याद रखिएगा, एक फेमस क्वेश्चन मुझे याद है कि कुछ ऐसा था कि अगर 1 इंस्ट्रक्शन है तो वो नॉन पाइपलाइन में हम उसको रन कराएंगे तब हमारा एग्जीक्यूशन टाइम कम आएगा, या हम उसको पाइपलाइन में कराएंगे तब हमारा एग्जीक्यूशन आएगा। तो नॉन पाइपलाइन और पाइपलाइन और एक ही इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, किसको हमें ज़्यादा मोस्ट इफिशियंट होगा फॉर द एग्जीक्यूशन। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 2000 आप देख रहे हो IISc बेंगलोर ने 2016 में पेपर सेट किया था, और उसने 2016 में ही सेट 2 में ही 2 क्वेश्चन पूछ लिए। सोचिए आप 2 नंबर के, वो क्या था कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस एग्जीक्यूशन, और न्यू फ्रीक्वेंसी, एक तरीके का गेट 2016 सेट 2 में न्यू फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा हुआ है, कितनी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे जो टॉपिक मैं रखने वाली हूँ वो है कैश ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से हमारा कैश ऑर्गेनाइज है। तो कैश के केस में क्या होता है कि मेमोरी होती है, तो मेमोरी का साइज पूछ लेंगे, या फिर टैग बिट पूछ लेंगे, नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट टैग बिट कितनी है, मेमोरी साइज है, और ये सब। तो अब देखो कि जो कैश है वो एसोसिएटिव है कि नहीं है, एसोसिएटिव टाइप की है कि नहीं है। तो इस तरीके के में वो आपको बताएगा, फेवरेट एक बॉक्स होता है, उसके 3 पार्ट्स हो गए, पहला वाला टैग हो गया, फिर एसोसिएटिविटी हो गया, फिर मेमोरी का साइज हो गया। इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था सेट 2 में एसोसिएटिविटी ऑफ दिस कैच। और जो 3rd नंबर पे
थर्ड नंबर पे जो मैं रखने वाली हूँ वो रखने वाली हूँ एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड में आपको बेसिक एक एक नंबर वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है। वो ये है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, बेस्ड एड्रेसिंग, रिलेटिव एड्रेस और इनडायरेक्ट एड्रेस, ठीक है। और गेट 2002 में IISc बैंगलोर ने ही कंडक्ट कराया था। उससे देखिए उन्होंने पूछा भी था क्वेश्चंस को 2002 में। तो इस तरीके से हमारा CO वाला सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ के ही जाने, प्रैक्टिस करके जाने हैं। अब इसके बाद 6 नंबर पे मैं यहाँ पे रखना चाहूँगी सब्जेक्ट्स को, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम में से कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले नंबर पे है CPU शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, SJF, ठीक है, और SRTF, ठीक है। तो ये सारे प्रीएम्प्टिव है कि नॉन प्रीएम्प्टिव है, सारे। और जो एक तरीके का स्टेट डायग्राम जो होता है कि रेडी स्टेट में, एग्जीक्यूशन स्टेट में है, तो इस तरीके का जो क्वेश्चंस स्टेट डायग्राम से रिलेटेड है वो भी 1 मार्क्स में आते हैं। और ये भी क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में, तो आएगा ही आएगा। अगर राउंड रॉबिन का क्वेश्चन होगा, FCFS का है तो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का हो सकता है। तो आपको टर्न अराउंड टाइम पूछ लेंगे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत ना हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन होती है और कौन सा प्रोसेस किस टाइम पे छोड़ रहा है, तो हमें कौन सा किस टाइम पे एक्सिक्यूट कराना है राउंड रॉबिन में, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी इसमें गलती नहीं करना। सिंपल बहुत होता है, लेकिन ये मिस्टेक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो 2016 में ही CPU शेड्यूलिंग से क्वेश्चन IISc बैंगलोर ने ही पूछा था। और गेट 2009 में भी पूछा गया था कि प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पर मैं रखना चाहूँगी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एरियाज जहाँ से नंबर बहुत हम ला सकते हैं वो है डेडलॉक, ठीक है, डेडलॉक। तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने हमें चाहिए जिससे डेडलॉक ना हो, टू अवॉइड डेडलॉक, और कितने मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स हो जिससे डेडलॉक हो, अकर हो, ठीक है। तो ऐसे कितने, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना, आप देख सकते हो कि गेट 2015 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब तीसरे नंबर पे टॉपिक पे आते हैं, वो है पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट और मेमोरी मैनेजमेंट में जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेंगे कि TLB बिट, ठीक है, TLB बिट कितना है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था और 2015 में सेट 1 सेट 2 में पूछा गया था। सेट 1 में पूछा गया साइज ऑफ पेज टेबल की साइज़ क्या होगी। ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है गेट का, कि पेज टेबल का साइज़ पूछते हैं वो। और ये फिल इन द ब्लैंक्स में ही सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आप अटेंड करोगे तो आपको माइनस मार्किंग भी नहीं होता है, यहाँ पे 0 मार्क्स होंगे। अगर मार्क्स आंसर नहीं दोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, ठीक है। और ये एक पेज फॉल्ट में जैसे LRU बोल देंगे कि LRU की इसमें पेज फॉल्ट कितने हुए, MRU, FIFO, और ठीक है। तो इस तरीके से पेज फॉल्ट के भी मेथड्स के बारे में बोलेंगे और बोलेंगे कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हुए। तो प्लीज़ आप प्लीज़ OS में आप ये टॉपिक में क्वेश्चन जरूर लगा के जाना, भूलना मत, ठीक है। अब सिंक्रोनाइजेशन में पूछेंगे सीमाफोर में, जैसे कि एक बाइनरी सीमाफोर है, काउंटिंग सीमाफोर। मुझे पता है काउंटिंग सीमाफोर किसी को हार्ड लगेगा, लेकिन आप 2-3 ऐसे क्वेश्चन जितना आपकी लिमिट में हो सकता है, जितना आपको समझ में आता है, आप उतना आप सीमाफोर में करके जाइए प्लीज़, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हाई लेवल का पेपर आएगा तो सिंक्रोनाइजेशन में सीमाफोर वाला जरूर घुसा देंगे वो क्वेश्चन, तो इसीलिए प्लीज़ आप करके आना, ठीक है। 7th नंबर पे जो सब्जेक्ट्स मैं रखना चाहूँगी वो है डेटाबेसेस, ठीक है। डेटाबेस मेरा इतना फेवरेट नहीं था, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक्स थे जो फेवरेट थे और उससे क्वेश्चन पूछे भी जाते थे, तो इसलिए मैं पढ़ लेती थी। तो पहला वो क्या है, ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन में जैसे सीरियलाइजेबल शेड्यूल, जिसमें साइकिल बनती है, वो कैसा शेड्यूल होगा, जिसमें साइकिल नहीं बनती है वो कैसा होगा, सीरियलाइजेबल होगा। तो इस तरीके से शेड्यूल एक गिवन होगा, आपको सीरियलाइजेबल है कि नहीं है ये चेक करना आपको आना चाहिए, बिल्कुल भी गलती उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन, जैसे कि आप 2022 में देख सकते हो कि सीरियल शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S है या नहीं। और जो 2015 में देख सकते हो 2016 में क्वेश्चन आया था, IISc बैंगलोर नहीं पूछा था, वो था एसिड प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सबसे पहले ये कैरेक्टरिस्टिक आती है, प्रॉपर्टीज़ आती है, वो एसिड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। A का मतलब क्या है, C का मतलब क्या, I का मतलब क्या, D का मतलब क्या, सारी चीज़ें। अब इसके बाद 2016 में देखिए एसिड प्रॉपर्टीज़। अब इसके बाद रिकवरेबल है कि नॉन रिकवरेबल है, कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल है या फिर स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, ये सारे शेड्यूल आप प्लीज़ एक पेपर पे लिख लीजिए कि ऐसे से ऐसे चीज़ें होती हैं। उसका एक रियल एग्जांपल अपने मन में सोचिए, एक ऐसा तरीका सोचिए जिससे आपको याद रहे, बिल्कुल भी आप भूलें ना, कंफ्यूज ना हो किसी चीज़ को लेके। आप जैसे ही क्वेश्चन देखें तो प्लीज़ उसको पूरा पढ़ें तब करें। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा पढ़ा और आपको लगने लगा कि अरे तो मुझे आता है, फिर आप बिना आगे का पढ़े तो सीधे सॉल्व करने लगे मेरी तरह। तो ऐसा नहीं करना है आपको। क्वेश्चन अगर आपको लग रहा हो ना कि क्वेश्चन मैंने 5-6 बार लगाया है और ये क्वेश्चन मैंने देख रखा है, मैं इससे बहुत मतलब काफ़ी सही हूँ, मैं इस टॉपिक में सही हूँ, मैं कर लूँगी, जो भी आपको लगे, तो प्लीज़ आपको जो लग रहा है सही लग रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, क्योंकि वो दिखता सर सिंपल है, लेकिन लास्ट में वो कुछ ऐसे ऐड कर देते हैं जो आपके क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एक एक चीज़ आपको एक एक अक्षर पढ़ना ज़रूरी है।
अब इसके बाद दूसरे नंबर पे मैं यहाँ डीबीएमएस में जो रखना चाहूँगी वो है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे कि होता है लॉसलेस, लॉसी, किस तरीके का जो है क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लॉसलेस, लॉसी वाला, लॉसलेस जॉइंट, लॉसी जॉइंट, तो ये सारी चीज़ें बहुत पूछी आती हैं। 2 टेबल दे दी जाएगी, बोल देंगे कि लेफ्ट आउटर जॉइंट परफॉर्म करो, आउटर जॉइंट, ठीक है, नेचुरल जॉइंट, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टपल्स कितने होंगे नेचुरल जॉइंट कंबाइन करने के बाद, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और सुपर की, नंबर ऑफ सुपर की कितनी होती है, और क्लोजर सेट ऑफ द फंक्शन, कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, उसमें बोल देंगे क्लोजर सेट निकालो, तो आपको आना चाहिए। एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में से, ठीक है। और अगर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो लॉसी या फिर लॉसलेस डिकम्पोजिशन इससे पूछे जाएंगे। तो देखिए आप 2022 में BCNF से क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में नंबर ऑफ सुपर की क्वेश्चन पूछा गया था, और गेट 2015 में क्लोजर सेट से क्वेश्चन पूछा गया, गेट 2021 में लॉसी लॉसलेस डिकम्पोजिशन से क्वेश्चन पूछा गया था। अब थर्ड नंबर पर मैं टॉपिक रखना चाहूँगी, वो क्या है, रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। रिलेशनल अलजेब्रा में वही जॉइंट्स वाले नंबर ऑफ टपल्स कितनी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको बता चुकी हूँ, गेट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। फोर्थ नंबर पे मैं रखूँगी सबसे, मतलब इतना भी नहीं है बट पूछा जाता है कभी कभी, वो है ER डायग्राम, ठीक है। ER डायग्राम में जैसे 2008 का क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है डीबीएमएस में, जो आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, वो है ट्रांजैक्शन और नॉर्मलाइजेशन। इससे तो आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं। टोटल आपके डीबीएमएस में क्वेश्चन 8 से लेके 12 नंबर तक आने के चांसेस है, उसको आप कहीं मिस नहीं कर सकते। और सीरियलाइजेबिलिटी वाला आप लिख के ले लो कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 2 मार्क्स का, ठीक है, 2 मार्क्स का पूछा ही जाएगा कि सीरियलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं, ठीक है। और 2PL लॉग वो जो ट्रांजेक्शन में होते हैं उसको भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो भी क्वेश्चंस में आते हैं। और एसिड प्रॉपर्टीज़ का 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, उससे रिलेटेड या फिर उससे रिलेटेड कोई आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने को बोल देंगे कि बताइए, तो वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो बिल्कुल रिकवरेबल क्या है, रिकवरेबल, ये सारे शेड्यूल आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, उसी से क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बाद 7th के बाद अब 8th नंबर वाला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर नेटवर्क, जो मुझे अपने टाइम पे बहुत हार्ड लगता था, पर धीरे धीरे मैंने इस पर वर्क किया तो काफ़ी मेरा ये चीज़ अच्छी भी हो गई थी। जैसे IP एड्रेस होते हैं, तो क्लास A है, क्लास B में कितनी रेंज होती है, रेंज के बारे में एक तरीके का मैपिंग टाइप ऐसा पूछ सकते हैं, या फिर मल्टीपल ऑप्शन जो चूज़ करते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लास A का क्या है, क्लास B का क्या है, इस तरीके से। तो ये आपका IP एड्रेसिंग में 1 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। प्लस में फिर आपको पहले नंबर पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है TCP UDP सॉकेट, ठीक है। और कंजक्शन कंट्रोल, जैसे कि उसमें हम बोलते हैं कि साइज ऑफ TCP लेयर क्या है, एप्लीकेशन लेयर क्या है, तो गेट 2014 में पूछा गया, गेट 2015 में पूछा गया था। दूसरा क्या है कि नेटवर्क लेयर में पूछते हैं चेकसम क्या है, टाइम टू लिव क्या है, और फ्रेगमेंट ऑफसेट, ये सारी फ्रेगमेंट ऑफसेट। प्लीज़ आप नेटवर्क लेयर में फ्रेगमेंट ऑफसेट वाला क्वेश्चन मिस करके मत जाना, क्योंकि ये फ्रेगमेंट ऑफसेट वाला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो 2 मार्क्स के फ्रेगमेंट ऑप्शन का क्वेश्चन तो आप रिजर्व करके चलो 2 मार्क्स का। अगर आपने फ्रेगमेंट ऑफसेट वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए, ठीक है। तो नेटवर्किंग में फ्रेगमेंट ऑफसेट तो छोड़ के मत जाना, और IP एड्रेसिंग का थोड़ा सा बहुत देख लेना, और किस TCP लेयर को प्रेजेंट करने में जो उसका IP जो एड्रेस होता है उसमें कितने बिट्स चाहिए होते हैं, सारा कुछ आप याद करके जाना, ठीक है। एक जगह लिख लो, बार बार उसको देखो, अपने आप याद हो जाएगा। अब इसके बाद राउटिंग एल्गोरिदम आपको देख लेना, राउटिंग एल्गोरिदम के क्वेश्चन। तो जैसे कि नेटवर्क लेयर में हम देखें, यहाँ पे गेट 2016 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट दैट IP डेटाग्राम विल बी डिसाइड इनटू फॉर ट्रांजिशन, ठीक है, डिसाइड इन फॉर ट्रांजिशन। तो ये चीज़ें आपको क्वेश्चन पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2015 में देखिए, आप देख पा रहे होंगे, तो ऑफसेट फील्ड इन द लास्ट फ्रेगमेंट, ऑफसेट फील्ड लास्ट फ्रेगमेंट का होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब नेटवर्क आ रहा है, ठीक है, फिर जाते वक्त याद है कि फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, और फिर वो पूछते हैं कि लास्ट जो हमारा फ्रेगमेंट है उसका ऑफसेट क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें क्वेश्चन लगा के जाना है। प्लीज़ नेटवर्क लेयर, तो आप नेटवर्क लेयर से आपके 2 से 4 नंबर फिक्स हैं। प्लीज़ आप नेटवर्क लेयर के ये फ्रेगमेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं प्लीज़ लगा के जाइए, प्लीज़ लगा के जाइए। और बाकी राउटिंग एल्गोरिथम IP को भी आप देख लीजिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम 9th नंबर पे जो है सब्जेक्ट में वो है कंपाइलर डिज़ाइन। तो कंपाइलर डिज़ाइन यहाँ पे हम बात करते हैं। तो कंपाइलर डिज़ाइन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं देखती हूँ अभी तक जो आता रहा है वो है SDT, ठीक है, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशंस। आप देख सकते हो कि SDT में क्या ट्री के फॉर्म में हमें दे दिया जाएगा, सिंबल्स दे दिए जाएंगे, और बोल देंगे कि ये एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा न्यूमेरिकल फॉर्म में, बोल दिया जाएगा कि यहाँ पे फाइनल आउटपुट बताइए। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि गेट 2022 से पूछा गया था रूट वैल्यू फॉर दिस पार्स ट्री का हमें आउटपुट बताना है, जो रूट है हमारा उसका वैल्यू बताना है। 2016 में देखो, 2016 ICSE बैंक ने पूछ लिया कि आउटपुट
प्रिंटेड बाय बॉटम अप पार्सल, ठीक है। तो वही आउटपुट आपको एक्सप्रेशन जो प्रिंटेड बाय कितना होगा वो सारी चीज़ें, और उसमें आपको प्रेसिडेंस बता देंगे कि प्रायोरिटी क्या है, प्रेसिडेंस क्या है, किसका हाई है किसका लो है, सारा चीज़ आपको आराम से पूरा अच्छे से करना आना चाहिए। इस पर आप गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको पूरा अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगा लेना है। 2016 का आप भूलिए मत, उसका जरूर लगाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन के लास्ट 5 ईयर से गेट क्वेश्चन आप प्लीज़ लगा के जाइए, प्लीज़ लगा के जाइए। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो क्या है कि दूसरे नंबर पे अगर आपके पास टाइम है थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हो पार्सिंग में LL1। आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को याद रख लो। LL1 पार्सिंग का एक थोड़ा स्टेप विद वर्कफ्लो देख लो कि कैसे क्या होता है, और SLR और LALR कौन बड़ा है, ऑर्डर जो इनके होते हैं वो भी आप याद कर लो, चीज़ें समझ लो, रिवाइज कर लो। और गेट 2016 में आप देख रहे होगे वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे हम लेक्सिकल एनालिसिस, थोड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। लेक्सिकल एनालिसिस में जैसे कि नंबर ऑफ टोकन्स कितने होंगे वो सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेफ्ट रिकर्शन, अरे भाई लेफ्ट रिकर्शन राइट रिकर्शन ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो लेफ्ट रिकर्शन से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो प्लीज़ आप लेफ्ट रिकर्शन मत छोड़ना, ठीक है। लेफ्ट रिकर्शन मत छोड़ना। SDT जो ट्री पार्स ट्री होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मत भूलना। और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था लेफ्ट रिकर्शन का। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रामर इज फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन, ऐसी तो ये ग्रामर जो है इस तरह कैसे होगी। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो टोकन से रिलेटेड, नंबर ऑफ टोकन कितने होंगे तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और ये लेफ्ट रिकर्सन वाला जो क्वेश्चन है SDT वाला ये हमेशा आता है 2 मार्क्स का। तो आप यहाँ पे कंपाइलर में भी आप कम से कम DLD के मार्क्स के वेटेज के बराबर ही होता है कंपाइलर। तो 4 से 8 नंबर आप समझ के चलो कि आपका यहाँ पे फिक्स हो, मिनिमम तो 4 नंबर फिक्स हो गई होगा, ठीक है। कंपाइलर में SDT वाला क्वेश्चन 2 नंबर का तो आएगा ही आएगा, वो तो आप हटा ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा 9 तरीके के सब्जेक्ट्स हो गए जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लास्ट में हम आएंगे एप्टीट्यूड पार्ट में, जो एप्टीट्यूड भी हमारे गेट का एक सब्जेक्ट का हिस्सा है। तो एप्टीट्यूड में आपको ऐसे कौन से क्वेश्चंस करके जाने हैं, तो वो तो आपको बेसिक मैं यही कहना चाहूँगी। मेरे टाइम पे क्या था कि मैं हमेशा एप्टीट्यूड क्वेश्चन को छोड़ना पसंद करती थी, लेकिन ये बहुत गंदी आदत थी मेरी। हम एप्टीट्यूड क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते। आप देखो कौन से क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल हो, किस तरीके वाले क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो, आप उसमें जाइए और वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अगर आपको लगता है कि आप कर ले रहे हो 1 मार्क्स वाले तो मत ही छोड़िए, ठीक है, क्योंकि सिंपल होते हैं। जितना लंबा आपका क्वेश्चन होगा उतना ही क्वेश्चन सिंपल होता है, क्योंकि वो लंबा क्वेश्चन जो होने का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है, ठीक है, उस क्वेश्चन की। तो आपको उस क्वेश्चन को पढ़ने में समझने में आसानी भी रहती है। लेकिन हाँ ये होता है बड़ा होता है तो हम लोग पहले ही उसको इग्नोर करने के लिए सोचने लगते हैं कि अरे इतना बड़ा है पढ़ने में इतना टाइम लग जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना, आपको वही क्वेश्चन को समझ के एकदम पेशेंस के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। और वैसे ही क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो एप्टीट्यूड में देखिए जैसे कि सीड नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, प्रीवियस ईयर गेट का पेपर उठा के देखोगे तो नंबर सीरीज में फिबोनाची सीरीज दे दी है, GPAP दे दिया है, तो उससे रिलेटेड कौन इसकी नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी वाला जो एक तरीके का एक बॉक्स है उसमें 3 ग्रीन बॉल है, 2 ऑरेंज बॉल है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, ये सारे टर्म्स को आप समझिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी वाला तो मुझे लगता है कि गेट एग्जाम में भी मैथमेटिक्स वाले जो मैथमेटिक्स वाला जो अपना पोर्शन होता है ना उसमें भी आता है। और हाँ एक और सब्जेक्ट बच गया है मैथमेटिक्स वाला, जो अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं तो उसका आप प्लीज़ देख लीजिएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में मैं इतनी उस टाइम पे मैंने अभी लिखा नहीं है कि सब्जेक्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैथमेटिक्स तो कहीं से भी आ जाता है। ग्रुप थ्योरी से तो नंबर कंफर्म होता है कि हाँ ग्रुप थ्योरी से आना ही आना है। मैट्रिक्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक्स में, आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आइगन वैल्यू वाला तो एकदम आना चाहिए आपको कि आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं वहाँ पे। और मैट्रिक्स तो आप मत छोड़ना मैथमेटिक्स के केस में, ठीक है। ट्रांसपोज और इनवर्स आपको निकालना आना ही चाहिए, क्योंकि अगर इनवर्स वाला क्वेश्चन आया मैथमेटिक्स में तो आपको 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे और आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। तो इनवर्स और ट्रांसपोज क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, और आइगन वैल्यूज़ क्या है, सब निकालना आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, और हाँ एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो हम लोग IIT JEE में एरिया वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे। जैसे कि कोई क्वेश्चन दी है या फिर कुछ रेंजेस वाले पर्टिकुलर रेंज दिया हुआ है और उसका आप एक तरीके से जब वो एक्सिस वाला डायग्राम बनाते हो ना तो एरिया कवर करता है, उस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एप्टी में। तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो अब तक का ये था मेरा समराइज वे में, जो काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। तो इस तरीके से अगर आप इस तरीके से रिवाइज करके एग्ज़ाम दोगे जाओगे तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस भी होगा और आप वहाँ पे जाने के बाद अच्छा फील करोगे कि आपको कुछ चीज़ें आती हैं, आप एकदम ब्लैंक नहीं रहोगे, ठीक है। तो जितना भी आपने आज को अभी तक जितना भी आपसे हो पाया है उससे ही रिलेटेड आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन देखें, कोई भी नई चीज़ टच ना करें प्लीज़, कोई भी नई चीज़ आप बिल्कुल भी पढ़े नहीं, क्योंकि वो एक तरीके का टाइम वेस्ट है और आपको लो कॉन्फिडेंस में डालने का एक ट्रैप है, ठीक है। तो आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है सिर्फ उतना ही पढ़िए, उतना ही रखिए लिमिटेड में, और टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा सही होगा, अच्छा होगा, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए बस, ठीक है। तो कुछ भी मुझे अभी तक जो लगता है कि टैलेंट जो है इंसान का गॉड ग्रेस, ठीक है, गॉड की गिवन होती है कि हाँ टैलेंट है, लेकिन टैलेंट से बड़ी भी कोई चीज़ होती है, वो है कि कोशिश करते रहना, ठीक है। तो मुझे अभी तक की
जो मेरी लाइफ की जर्नी रही है उसमें मैंने ये चीज़ देखा है कि आपके पास मेंटल एबिलिटी है या नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप कोशिश करते रहे हैं तो। आप बिल्कुल भी छोड़िए मत, गिव अप मत कीजिए, कोशिश करते रहिए। इस साल नहीं तो अगली बार ज़रूर होगा, ठीक है। और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास पूरी लाइफ है और अच्छा जीवन है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने को है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें हैं। जितना आपसे हो पाता है, जितना आप एफर्ट लगा सकते हो आप लगाइए और इतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जो होगा अच्छा ही होगा और सबके साथ अच्छा ही होने वाला होता है। हर किसी के लिए जो क्लॉक होती है वो थोड़ी सी उसका टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। हर किसी के अब ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि हम लोग अब यहाँ पे चीज़ें आके तब पता चलनी है कि उस टाइम पे हम ऐसा सोचते थे, ये चीज़ें गलत थी, ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए थी, अगर नहीं सोचते तो हम इतना अच्छा और कर लेते। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आपको अच्छे से टेंशन फ्री होके प्लीज़ आप 8 घंटे की ज़रूर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। कुछ भी कहीं भी आपने लिख के रखा है मत ढूंढिए, सीधे क्वेश्चन लगाइए और सॉल्व करिए, अच्छा फील करिए, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही और बाय बाय।